राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। इनके जो सदस्य रहते हैं, अगर वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आ गए तो कभी वो ओपन नहीं होंगे कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। 26 जनवरी या 15 अगस्त को हमारा तिरंगा झंडा जब्त हुआ है कंप्लेंट पर, वो आरएसएस की कंप्लेंट थी। इसलिए मैंने कलेक्टर ऑफिस में जानकारी मांगी कि मुझे तिरंगा झंडा चाहिए, तो वहाँ से पता चला कि उनके पास नहीं है। पुलिस स्टेशन में आरटीआई डाला तो पता चला कि पुलिस स्टेशन के पास है। अब आप बताइए, कंप्लेंट करने वाले ने कंप्लेंट किया, उसने ये तक नहीं देखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा वहाँ पे जमा हो रहा है, और जमा होके वो लगभग 8 साल रहा। आप सोचिए कि हमारे तिरंगा झंडे की ये अवस्था है कि आरएसएस की कंप्लेंट पर हमारा तिरंगा झंडा जब्त रहता है। पथ संचलन करना किसका राइट्स है? आर्मी का है, पुलिस फोर्स का है, और ये आरएसएस का आपसे डंडे लेके पथ संचलन करना चालू कर। तो मुझे ऐसा लगा कि इनका जो पथ संचलन है वो इल्लीगल है। तो मैंने उस समय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट में मैंने उनको बताया कि इनको जो परमिशन दिए थे इन्होंने उसका भंग किया है, तो आप इनके ऊपर गुना दाखिल करो, मोहन भागवत और संपूर्ण आरएसएस के ऊपर, जो उस समय डंडे लेके चल रहे थे। तो पुलिस स्टेशन की तरफ से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उसको लेके कोर्ट गया, और कोर्ट से नोटिस भी इशू हुआ है। उनकी जो स्थापना थी 1925 को दशहरे के दिन हुई थी, तो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं शस्त्रों की पूजा कर मनाते। अब वो शस्त्र दिखा कि किस में डर पैदा करना चाहते हैं ये पूरा देश जानता है। मैंने कोतवाली पुलिस स्टेशन से जब मैंने मांग की ये जो शस्त्र है, क्या ये शस्त्र लीगल है, इसकी जानकारी आप हमको दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शस्त्र थे उसमें कोई भी शस्त्र लीगल नहीं था। उसकी कोई जानकारी पुलिस स्टेशन में नहीं थी। पुलिस स्टेशन में नहीं थी तो शस्त्र आप बताइए आते कहाँ से और जाते कहाँ पे? आरएसएस रोज एक प्रार्थना बोलती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो ये लोग बोलते हैं कि प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, यानी हम हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में आपको सादर प्रणाम करते हैं। अब आप मुझे बताइए, सेक्युलरिज्म कहाँ गया? अगर मैं प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, ये तो उसके ऊपर सीधे अटैक कर रहे हैं। आज बात करेंगे एक फर्जी संगठन की। फर्जी के साथ साथ वो असंवैधानिक भी है। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। जी हाँ, मैं मोहनिश जबलपुर, जो मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस कार्यालय के पास ही रहता हूँ। आरएसएस का जो पुलिस स्टेशन है और मेरा पुलिस स्टेशन एक ही है। मैंने आरएसएस के खिलाफ अभी तक कुल 5 केसेस डाली है, जिसमें से 4 केसेस क्रिमिनल है, 1 सिविल केस है। उसी के साथ मैंने इसमें 26 कंप्लेंट्स भी डाली जो आईटी, ईडी और पुलिस स्टेशन में। आज हम इसके बारे में सविस्तार जानकारी से सुनेंगे कि आरएसएस फर्जी और असंवैधानिक कैसा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके ध्वज प्रेम की, जो ये लोग तिरंगा झंडा यात्रा निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या तिरंगे को मानते हैं? सब लोगों को ऐसा लगता होगा तिरंगे झंडे की यात्रा निकालते तो तिरंगे को मानते हैं। नहीं, ये लोग तिरंगे को नहीं मानते, क्योंकि देश आज़ादी के बाद से लेके तो 2001 तक इन्होंने कभी तिरंगा झंडा अपने इसमें कार्यालय में इन्होंने होस्ट नहीं किया है। फ्लैग होस्टिंग इन्होंने कभी नहीं की है। इससे आहत होकर कुछ लोगों ने तिरंगे झंडे को लेके इन्होंने, इनका जो कार्यालय है हेडगर स्मारक समिति, वहाँ पे इन्होंने जबरन वो लहराने की कोशिश की। इससे आहत हो गया, यानी आरएसएस इससे आहत हुआ कि वहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है। इससे आहत हो गया कि आरएसएस के जो मैनेजर थे वहाँ के कठाड़े, उन्होंने पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दी। और आपको मैं एक सबसे गंदी बात बताता हूँ, यानी भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन, कि हमारा तिरंगा झंडा वो कंप्लेंट पे जब्त हुआ। वो जो 3 लोगों को तो अरेस्ट हुई, साथ ही साथ हमारा तिरंगा झंडा भी जब्त हुआ। और आपको मैं बताना चाहूँगा, 26 जनवरी को कभी ऐसा हुआ है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को हमारा तिरंगा झंडा जब्त हुआ है कंप्लेंट पर हुआ है, वो आरएसएस की कंप्लेंट थी। उसके बाद में वो केस चली, 2013 में केस विड्रॉल हुई, वो 3 लोगों को छोड़ दिया गया, और कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो तिरंगा झंडा है वो राष्ट्रीय ध्वज है, उसे सम्मानपूर्वक कलेक्टर को दे दिया जाए, नागपुर कलेक्टर को। मैंने 2021 में आरटीआई लगाया और पूछा कि ये तिरंगा झंडा कहाँ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे ऐतिहासिक तिरंगे झंडे को मैंने सम्मानपूर्वक मांगना चाहिए। इसलिए मैंने कलेक्टर ऑफिस में जानकारी मांगी कि मुझे तिरंगा झंडा चाहिए, तो वहाँ से पता चला कि उनके पास नहीं है। पुलिस स्टेशन में आरटीआई डाला तो पता चला कि पुलिस स्टेशन के पास है। अब आप बताइए, कंप्लेंट करने वाले ने कंप्लेंट किया, उसने ये तक नहीं देखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा वहाँ पर जमा हो रहा है, और जमा होके वो लगभग 8 साल रहा। 8 साल के बाद में, यानी जब ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद में 8 साल तक वो जमा रहा। आप सोचिए कि हमारे तिरंगा झंडे की ये अवस्था है कि आरएसएस की कंप्लेंट पर हमारा तिरंगा झंडा जब्त रहता है। मैंने उसके ऊपर एक पिटीशन लगाई, वो पिटीशन के आधार पे तिरंगा झंडे को रिलीज़ करके कलेक्टर को दे दिया गया। आज वो तिरंगा झंडा कलेक्टर ऑफिस के पास है, पर मेरी पिटीशन अभी भी चालू है इसके खिलाफ। कंटेम जो इन्होंने, वो पुलिस वालों ने नहीं दिए थे, उसके ऊपर कोतवाली पुलिस स्टेशन को नोटिस भी इशू हो चुका। अब हम बात करेंगे इनके दूसरे गंभीर गुने की। आपने देखा होगा कि ये लोग पथ संचलन करते हैं, पूरे देश में पथ संचलन करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि पथ संचलन करना किसका राइट्स है?
आर्मी का है, पुलिस फोर्स का है, और ये आरएसएस का आपसे डंडे लेके पथ संचलन करना चालू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि इनका जो पथ संचलन है वो इल्लीगल है, इसलिए मैंने आरटीआई लगाई। और आरटीआई में मैंने पता किया कि इनको पुलिस परमिशन मिलती है क्या। ये लोग पुलिस परमिशन कभी डालते नहीं है, पर एक बड़े व्यक्ति आ रहे थे इसलिए इन्होंने उसमें पुलिस परमिशन डाली। पुलिस परमिशन इनको मिली। पुलिस परमिशन में साफ लिखा हुआ था कि लाठी घाटी का प्रयोग ना करें और उनको लेके ना घूमें। इसी के आधार पर हम लोग को पुलिस परमिशन दे रहे हैं। और आपको तो पता है इनका बगैर लाठी का पथ संचलन होता नहीं है, तो इन्होंने लाठियों के साथ पथ संचलन किया। तो मैंने उस समय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट में मैंने उनको बताया कि इन्होंने आपने जो इनको जो परमिशन दिए थे इन्होंने उसका भंग किया है, तो आप इनके ऊपर गुना दाखिल करो, मोहन भागवत और संपूर्ण आरएसएस के ऊपर, जो उस समय डंडे लेके चल रहे थे। तो पुलिस स्टेशन की तरफ से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उसको लेके कोर्ट गया, और कोर्ट से नोटिस भी इशू हुआ है मोहन भागवत को इस विषय पे कि उन्होंने ये पुलिस परमिशन इन्होंने तोड़ा है। अब आप सोचिए, नागपुर जो उनका होम ग्राउंड है, यहाँ वो लोग पुलिस परमिशन ऐसे तोड़ रहे हैं, तो सोचिए तो देश में तो यही हाल होता होगा। तो अब हम बात करेंगे इनके तीसरे कंप्लेंट की। तीसरी कंप्लेंट इनकी ऐसी है, जो मैंने किया था, ये लोग शस्त्र पूजा करते हैं दशहरे के दिन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दशहरे के दिन जो शस्त्र पूजा होती है, आप बिल्कुल मत समझिए कि वो हिंदू धर्म का कोई फेस्टिवल मनाते हैं, बिल्कुल नहीं। वो हिंदू धर्म का फेस्टिवल नहीं मनाते। अगर वो हिंदू धर्म का फेस्टिवल मनाते थे तो दिवाली, राखी और भी जो बहुत सारे, होली, ये जो फेस्टिवल्स है ये इन्होंने वैसे ही धूमधाम से मनाए रहते। एक्चुअली दशहरा जो मनाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्थापना थी वो 1925 को दशहरे के दिन हुई थी, तो अपना स्थापना दिवस मनाते, शस्त्रों की पूजा कर मनाते। अब वो शस्त्र दिखा के किस में डर पैदा करना चाहते हैं ये पूरा देश जानता है, और खुद आरएसएस भी इसमें प्रमुखता से आगे बढ़ते जा रही है। तो जब मैंने कोतवाली पुलिस स्टेशन से जब मैंने मांग की कि आप हमको बताइए कि ये जो शस्त्र है, क्या ये शस्त्र लीगल है, इसकी जानकारी आप हमको दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शस्त्र थे उसमें कोई भी शस्त्र लीगल नहीं था, उसकी कोई जानकारी पुलिस स्टेशन में नहीं थी। पुलिस स्टेशन में नहीं थी तो शस्त्र आप बताइए आते कहाँ से और जाते कहाँ पे। और जब इलेक्शन होते हैं या जब कलेक्टर एक सर्कुलर निकालते हैं कि जिन जिन के पास लाइसेंसी हथियार है वो हथियार आप जमा करा दीजिए, तो उस समय वो हथियार कहाँ जाते होंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है कि अज्ञात हथियार है, अज्ञात लोगों के पास है, और वो हथियारों से क्या ऐसे समय पे क्राइम होता होगा या क्राइम होने की संभावना रही होती होगी। तो इसलिए फिर इसके लिए मैंने कोर्ट में पिटीशन डाली है, और उसमें नोटिस इशू हुआ है कोतवाली पुलिस स्टेशन को, और वो भी अभी केस शुरू है। अब बात करेंगे इनके तीसरे अटेम्प्ट की। इनका जो तीसरा अटेम्प्ट है वो भी बहुत गंभीर है, ये आपको बहुत अच्छे से सुनना होगा। हमारा देश सेक्युलर है, बहुत अभी डिबेट चल रही है सेक्युलरिज्म के ऊपर कि इसको हटा देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे देश को बांध के रखती है, एक करके रखती है। हम जो धर्मनिरपेक्ष है इसलिए हम लोग एक है। तो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर इन्होंने एक हमला किया है, और ये हमला पहले से ही करते आ रहे हैं। तो इसमें इन्होंने ऐसा किया है, आरएसएस रोज़ एक प्रार्थना बोलती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उसमें इन्होंने जो प्रयोग किया है, इन्होंने हिंदू राष्ट्र का प्रयोग किया है। प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, यानी हम हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में आपको सादर प्रणाम करते हैं। यानी वो बोल रहे हैं, सभी लोग ये उच्चारण में बोल रहे हैं। और आपको पता है भाषण एक बोलने के लिए होता है, सुनने के लिए होता है, लेकिन प्रार्थना ग्रहण करने के लिए होती है और उसके ऊपर चलने के लिए होती है। तो ये लोग बोलते हैं कि प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, यानी हम हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में आपको सादर प्रणाम करते हैं। अब आप मुझे बताइए सेक्युलरिज्म कहाँ गया? अगर मैं प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, ये तो उसके ऊपर सीधे अटैक कर रहे हैं। और अटैक करके करना क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र किसके लिए बनाना चाहते हैं? तो फिर मैंने इसके लिए कंप्लेंट डाली कोतवाली पुलिस स्टेशन में, जो मेरा भी सेम है और आरएसएस का भी सेम है। तो मुझे वहाँ से रिप्लाई आया, कोतवाली पुलिस स्टेशन ने मेरी वो केस डिस्पोज ऑफ कर दी, और एक रिप्लाई के साथ कि ये लोग 3 रिप्लाई दी उन्होंने कि इसमें सभी को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति है संविधान में। दूसरा ये था कि इसमें आखिरी में इन्होंने भारत माता की जय कहा है। इसमें इन्होंने तीसरा ये कहा है कि इनकी जो प्रार्थना है वो आज़ादी के पहले। उसके बाद में मेरा और काउंटर रिप्लाई रहा कोतवाली पुलिस स्टेशन को कि अगर भारत माता की जय असंवैधानिक वाक्य कह के अगर मैं भारत माता की जय कहता हूँ, अगर मैं भी कोई क्राइम करके भारत माता की जय कहता हूँ, तो क्या पुलिस मुझे छोड़ देगी? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर ये आज़ादी के पहले से थी
तो आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद इन्होंने वो वर्ड चेंज करना चाहिए था। ठीक है। तीसरी बात कि सबको अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का और प्रकट करने का अधिकार है, बिल्कुल है, पर हमारा धर्म किसी के ऊपर थोपने का नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें फिर मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन की ये डिस्पोज ऑफ वाली रिज़ल्ट लेके मैं जेएमएफसी कोर्ट में गया। मैंने वहाँ पे पिटीशन डाली है और अभी वो पिटीशन शुरू है, यानी अभी तक वो पिटीशन के ऊपर कोई निर्णय नहीं आया है, पिटीशन शुरू है। अब इसमें हमारे कई हिंदू दोस्त, हिंदू भाई आहत होंगे, यार हिंदू राष्ट्र की तो बात कर रहे हैं ना, तो देने दो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक कोड करना चाहूँगा इसमें, हिंदू राष्ट्र किसके लिए? आपने कभी समझा है कि ये हिंदू राष्ट्र जो है वो किसके लिए और क्यों है? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक लेके जाऊँगा। नेपाल का और हमारा एक गाँव को लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था। उस समय सुषमा स्वराज के पति ने काउंटर किया था मनीषा कोइराला को, क्योंकि मनीषा कोइराला ने उसमें एक ट्वीट कर दिया था गाँव को लेके नेपाल के फेवर में। तो उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छी बात कही कि आप इंडिया में रहते हो, भारत में रहते हो, भारत में कमाते हो और आप वहाँ का आप ये कर रहे हो। यहाँ तक बात बहुत अच्छी थी, पर उन्होंने उसमें और भी कुछ शब्द जोड़े थे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे जो दादा थे उनको वहाँ पे फांसी की सज़ा होने वाली थी, उनको फांसी इसलिए नहीं हुई कि उनके लिए ब्राह्मण थे और वो हिंदू राष्ट्र देश में ब्राह्मणों को फांसी नहीं दी जाती। तो आप समझिए मेरे बहुजनों और दलितों दोस्तों कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी के लिए, जो सुषमा स्वराज के पति ने ऑफिशियली ट्वीट करके मनीषा कोइराला को चेताया था और ऐसा वहाँ पे नेपाल में हुआ है। तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हिंदू राष्ट्र आपके लिए। अब हम तीसरी बात करेंगे कि मैं इनको, ये संगठन को फर्जी और असंवैधानिक क्यों कहता हूँ। आपको पता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। रजिस्टर्ड संस्था नहीं है इसका मतलब ये इनका जो लेखा जोखा है वो कहीं नहीं रहता। इनके जो सदस्य रहते हैं, अगर वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आ गए तो कभी वो ओपन नहीं होंगे कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जैसे कि अगर कोई कांग्रेस का, बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का, आरजेडी का या कोई भी आम आदमी पार्टी का अगर कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इसने यहाँ पे सदस्यता ली थी और ये पार्टी से वो बिलोंग करता है। आरएसएस का ऐसा कभी सामने नहीं आएगा, कभी ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं रहने के कारण उनके पास में इसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। इनके पास कितना पैसा आता है, इनके सदस्य कौन कौन है, यानी ये लोग जो नाथुराम गोडसे है ना, ये रिपीटेडली बनाते जा रहे हैं और ये आगे भी बनाते रहेंगे। इसलिए मैंने चैरिटी कमिश्नर में 2017 में 23 अगस्त 2017 में एप्लीकेशन की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुझे दिया जाए, जो अभी भी यानी आज ये 2025 चालू है, वो केस आज भी मेरी चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में पेंडिंग है। तो ये हुई मेरी पूरी की पूरी केसेस। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इनके खिलाफ मेरी कंप्लेंट्स क्या क्या है। मैंने आरएसएस और मोहन भागवत के खिलाफ ईडी में कंप्लेंट डाली है। आपको पता होगा कि कोरोना आया था, कोरोना में बहुत ख़राब अवस्था थी। पहले लॉकडाउन में तो ऐसा था कि किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। आपको भी पता है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा था पहले लॉकडाउन में। और उस समय पे आरएसएस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आरएसएस ने डाला कि उन्होंने 7 करोड़ समथिंग लाख लोगों को उन्होंने राशन किट बांटी है और खाने के पैकेट्स बांटे 10 करोड़ लोगों को और मास्क बांटे, ऐसा उन्होंने किया था। और अगर हम पूरा ओवरऑल लगाए तो 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का आता है। अब आप मुझे बताइए, मेरी ऑलरेडी कंप्लेंट चल रही है, मेरी ऑलरेडी पिटीशन चल रही है सिविल मैटर में, आरएसएस मुझे दो, मेरे नाम की चल रही है, ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। तो इन्होंने जो 1000 करोड़ रुपए कहाँ से लाए? अब सोचेंगे कि ऑनलाइन आया हूँ, ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं? ये रजिस्टर्ड नहीं, इनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर ऑनलाइन पद्धति से ये लोग वो पैसे कैसे जमा कर सकते हैं? अब हम सोचेंगे कि फिजिकल लाए होंगे, फिजिकल कैसे लाए होंगे? पहले लॉकडाउन में तो हम घर में थे, हम बाहर ही नहीं निकल पाए, 1000 करोड़ रुपए इन्होंने जमाए कहाँ से होंगे? इसके लिए मैंने पहले चैरिटी में कंप्लेंट डाली। चैरिटी से आंसर आया कि ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने इसमें ईडी में कंप्लेंट डाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईडी में कंप्लेंट डाली तो इसके बाद क्या होता? आपको मैं बताना चाहूँगा कि फिर लॉकडाउन का फेज़ जब 2 आया, जब लोगों को सच में ज़रूरत थी खाने की, ऑक्सीजन की और बहुत सारे सुविधाओं की, एम्बुलेंस की, बेड की, उस समय पे आरएसएस कहीं नहीं था, बिल्कुल कहीं नहीं था। उसके बाद में आरएसएस ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक बिस्किट का पैकेट डाला, उसने कहीं पे उल्लेख नहीं किया कि हमने एक बिस्किट का पैकेट डाले। दैट मीन्स उनको पता था कि जो पहली जो कंप्लेंट हुई ईडी में, क्योंकि उसका बहुत प्रचार प्रसार हो चुका था, नेशनल मीडिया में आ गया था, तो उनको पता है कि हम लोग यहाँ पे फंस सकते। तो उन्होंने दूसरे लॉकडाउन में उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया कि हमने एक सादा बिस्किट का पैकेट भी बांटे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरएसएस की शाखा, ये तो उनकी ईडी की कंप्लेंट और अभी भी ये पेंडिंग है।
आरएसएस की शाखा, आपको पता होगा कि बड़े प्राउडली बताते हैं हमारी इतनी लाख आरएसएस की शाखा है। आपको बताओ, नागपुर शहर इनका होम ग्राउंड है। इनके होम ग्राउंड में आरएसएस की जो शाखा है वो इलीगल तरीके से लगती है। मैंने पुलिस स्टेशन कोतवाली में, जो मेरा पुलिस स्टेशन है आरएसएस का है, मैंने वहाँ पे पूछा तो वहाँ पता चला कि वो लोग परमिशन नहीं लेते। सीपी ऑफिस में पूछा नागपुर में, तो उन्होंने भी कहा कि ये लोग पुलिस परमिशन नहीं लेते शाखा भराने की। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये कानून सिर्फ आपके और मेरे लिए कि अगर मैं कोई सभा लेता हूँ या 5-6 लोगों को बुलाता हूँ तो मुझे परमिशन लेनी होगी, पर आरएसएस रोज़ शाखा भराता है, वो भी बगैर परमिशन का। आप सोचिए, अगर वो नागपुर में बगैर परमिशन की शाखा भराता है तो पूरे ऑल इंडिया में भी उनके यही हाल होंगे, ऐसा तो हम समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में इनकी भी कंप्लेंट डाली कि इनकी जो शाखा है वो बंद करें। अब मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति जो है, इसको पर्यटन स्थल क का दर्जा दिया गया था महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से, जब देवेंद्र फडणवीस अभी जो सीएम है, इनके पहले वाले इसमें जब वो सीएम थे। आप मुझे बताइए, जो डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति है जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, वो बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है और उसको आपने पर्यटन स्थल का क का दर्जा दिया। और पर्यटन लाइक वहाँ क्या होता है, वहाँ तो पुलिस फोर्स बहुत तगड़े रूप से होती है कि आप जा सकते हो अंदर में। जैसा अगर कोई पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल में लोग जा सकते हैं, सीधा पर्यटन स्थल के अंदर में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बैठ के खाना खा सकते हैं। क्या डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति में एक आम इंसान बैठ सकता है, खाना खा सकता है, जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए मैंने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है और उनको ये सारी चीज़ों का दाखला दिया और मैंने कंप्लेंट की, तो उस कारण से अभी इनका जो पर्यटन स्थल का क का जो दर्जा मिला था वो रद्द हुआ है। अब आप बताइए, ये असंवैधानिक और फर्जी संगठन, इसमें अब बहुत सारे लोग हैं जो न्यूली एडेड होंगे इसके अंदर कि ठीक है यार, आरएसएस एक देशभक्ति संगठन है, ऐसा है वैसा है। तो आप रुक जाइए, ये देशभक्ति संगठन बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने बच्चे की एडमिशन करते हो कोई स्कूल में, तब आप स्कूल की बिल्डिंग देखते हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, वहाँ का ग्राउंड देखते हो, ग्राउंड कैसा, वहाँ का स्टाफ देखते हो, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, केंद्र के बोर्ड से, आप ये देखते हो। और आप चूक जाते हो जब अपने बच्चे को आरएसएस में भेजते हो। वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी शाखा इल्लीगल है, उनका शस्त्र पूजन इल्लीगल है, उनकी प्रार्थना जो है रोज़ बोलने वाली वो इल्लीगल है, उनका पथ संचलन इल्लीगल है, उनकी बिल्डिंग इल्लीगल है, संस्था भी रजिस्टर्ड नहीं है, फर्जी है। मैं आपको बताना चाहूँगा फर्जी है, वो केस मेरी अभी भी चालू है। ऐसे फर्जी संगठन में आप अपने बच्चों को भेजना चाहोगे? क्या भविष्य बनाना चाहते हो आप अपने बच्चों का? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूछना चाहता हूँ। देखो, मेरी लड़ाई चालू थी, चालू है और चालू रहेगी, क्योंकि मेरी लड़ाई जो है संविधान के लिए और देश के लिए।